हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 और 6 में हम लोगों ने क्या देखा था? एटॉमिक मॉडल्स देखे थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोडाइवर्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और इन ड्रॉबैक्स को रिमूव किसने किया? बोहर ने, और अपना एक मॉडल दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोहर का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर्स मॉडल तक बीच में कुछ और भी चीज़ें हैं। पहले हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे और ड्रॉबैक्स को बोहर ने कैसे रिमूव किया ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग अभी आज क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट का नेचर कैसा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइट का नेचर कैसा है। एक साइंटिस्ट था न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा? जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर के बनती है। लाइट के अंदर दो तरह का नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। इसे हम कहते हैं ड्यूल नेचर। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को न्यूटन ने क्या नाम दिया था? कार्पसल्स। क्या नाम दिया था इसने? कार्पसल्स। और न्यूटन की ये थ्योरी जिसमें इसने ये कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इस थ्योरी को हम कहते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी। कार्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी से लाइट के कुछ फिनोमेनन जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन फिनोमेनन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनन भी हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इन फिनोमेनन को हम लाइट की कार्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए फिर एक साइंटिस्ट और आया, उसका नाम था हाइजन। उसका नाम क्या था? हाइजन। हाइजन ने लाइट के लिए क्या दी? वेव थ्योरी दी। और इस वेव थ्योरी से हम लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी। इसने क्या दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी साइंटिस्ट ने दी। और इसने क्या कहा कि किसी भी सोर्स से जब कभी भी एनर्जी एमिट होगी, किसी भी सोर्स से जब कभी भी एनर्जी एमिट होगी तो कैसे एमिट होती? रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती है। जो रेडिएशंस आते हैं इनके अंदर दो चीजें हैं, एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं और साथ में पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अभी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अभी हमने इसके 2 पॉइंट्स आपको बता दिए थे और ये बता दिया था किसने दी थी। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं? द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर एज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कहता था जब कभी भी किसी सोर्स से एनर्जी एमिट होती है तो कैसे एमिट होती है? कंटिन्यूअसली और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है यहां पर? जैसे हीटेड रॉड और
फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। लेकिन कब? जब ये बल्ब जल रहा हो, जब ये बल्ब जग रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब थ्रू विच, कब जगेगा ये? जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ये हम ऐसे सोर्स ले सकते हैं। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली in the form of radiations, जब कभी भी एनर्जी एमिट होती है तो कैसे एमिट होती है? कंटिन्यूअसली एमिट होती है और रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है थ्योरी का? these radiations आर एसोसिएटेड। बताया था अभी मैंने आपको कि इन रेडिएशंस के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। आर एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो दोनों फील्ड हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। both electric and magnetic field, these radiations are associated with both electric and magnetic field. Both are perpendicular to each other and to the path of propagation also, जो इनका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। इस थ्योरी का थर्ड पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी कितनी है? इनकी जो वेलोसिटी है ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। द वेलोसिटी ऑफ electromagnetic waves is equal to the velocity of light, और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? इन वेव्स को मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम जानते हैं सन रेज क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये वहां से हमारे पास तक आती हैं और बीच में इनके पास इनको मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम for their propagation. अब हम थोड़ा सा वेव्स के बारे में देखेंगे। वेव क्या है और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। तो वेव्स क्या होती हैं और वेव के कैरेक्टर्स क्या हैं? वेव की डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हम किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में एक पत्थर फेंक दें, तो जहां पर पत्थर गिरता है उस जगह से क्या होता है? वेव चलना शुरू होती है धीरे धीरे और पॉन्ड के एंड तक आ जाती हैं। या फिर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे हमने क्या किया, सामने किसी खिड़की से एक रस्सी बांध दी और हमने यहाँ पर एक रस्सी का टुकड़ा पकड़ लिया और इसको हमने ऐसे हिलाया, तो जहाँ से मैंने इसको हिलाया है, जहाँ से मैंने इसको मूव किया है, यहाँ से वेव चलना शुरू होगी और वहाँ तक जाएगी। तो वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस। मैंने क्या किया? यहाँ से इसको डिस्टर्बेंस कर दिया और ये आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है। तो वेव का जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो वेव क्या है? वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस विच क्रिएट्स फ्रॉम द सम डिस्टर्बिंग सोर्स। ये एक डिस्टर्बिंग सोर्स है। मैंने यहाँ से हिलाया तो फिर ये क्या हो गया? डिस्टर्बिंग सोर्स हो गया। पॉन्ड में मैंने पत्थर फेंका तो जहां पर पत्थर गिरा वहां पर क्या हुआ? डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो जिस जगह पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वहां से वेव चलना शुरू हुई। कैसे मूव कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो यही क्या है? वेव की डेफिनेशन है। तो कैसे डिफाइन करें वेव को?
wave. Wave is a sort of disturbance, which originates from some disturbing source, and moves forward in the form of crest and trough. जैसे दिखाएं कैसे इसको, हम इस तरह दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्रेस्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ट्रफ है। अपर पार्ट क्या है, क्रेस्ट है, और लोअर पार्ट क्या है इसका, ट्रफ है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। Number 1, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। किसी भी वेव के अंदर जो भी क्रेस्ट की हाइट है या फिर जो ट्रफ की डेप्थ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो डिफाइन कैसे करें? द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ is called amplitude. It is denoted by small a. इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। किसको? एम्पलीट्यूड को। इसका यूनिट क्या होगा? जो भी लेंथ के यूनिट हैं। It is expressed in the units of लेंथ। सेकेंड कैरेक्टर क्या है? वेव लेंथ। हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, वेव लेंथ मीन्स वेव की लंबाई। एक वेव की लंबाई कितनी है, एक वेव कितनी, पहले हमें पता होना चाहिए। यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आए वापस, फिर यहां तक आए वापस, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ये क्या हो गई? एक वेव हो गई। मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा? वेव लेंथ। लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं? अब आप जरा देखो, ये क्या है? एक क्रेस्ट है, और ये क्या है? एक क्रेस्ट है। तो यहां से स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया हमको वहीं पर आना है वापस। यहां से हमने स्टार्ट किया और इस तरह से हम आते आते यहां पर आ गए वापस। तो ये क्या हो गई? एक वेव की लंबाई हो गई। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मान लो हमने एक वेव और बना दी इधर। अब ये क्या है? इसका ट्रफ है, और ये क्या है? इसका ट्रफ है। यहां से हमने स्टार्ट किया, जिस जगह से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हम वापस आ गए। जिस जगह से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो ये क्या हो गई? एक वेव कंप्लीट हो गई। ये क्या हो गई? एक वेव कंप्लीट हो गई। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड द वेव लेंथ। सिंपल सा समझने के लिए क्या है? एक वेव की लंबाई, एक वेव की लेंथ कितनी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो डिस्टेंस between the two consecutive crest or trough is called wavelength. इसको डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। यूनिट क्या होगा? जो भी डिस्टेंस के यूनिट्स हैं वही क्या, जो भी लेंथ के यूनिट्स हैं वही क्या होंगे? वेवलेंथ के यूनिट्स होंगे। तो क्या कहेंगे? इट इज एक्सप्रेस्ड
इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे यूनिट्स कैसे रिलेट करते हैं देख लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power -10 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power -9 मीटर। 1 पिकोमीटर मीन्स 10 to the power -12 मीटर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। अभी हमने डायग्राम कैसा बनाया था वेव का? कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, ऐसे। हम यहां पर कोई एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है। इस गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाएंगी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो डिफाइन कैसे करें? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ गिवन पॉइंट in 1 second is called its frequency। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ये न्यू बना दिया हमने। इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज यहां पर साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट क्या दिया गया? हर्ट्ज दिया गया। और इसके और यूनिट क्या हो सकते हैं? जैसे साइकिल पर सेकेंड हो सकता है, या फिर सिंपली सेकेंड इनवर्स हो सकता है। साइकिल पर सेकेंड कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं, जिसके क्या हो गए? यूनिट्स। नंबर 4 देख रहे हैं। नंबर 4 वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। 1 सेकेंड में कोई भी वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव इन 1 सेकेंड is called its velocity। यूनिट जो था वही होगा वेलोसिटी का। यूनिट क्या हो सकता है इसका? क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नंबर 4 कैरेक्टर क्या होगा? नंबर 5th कैरेक्टर क्या होगा? वेव नंबर। वेव लेंथ पढ़ चुके हैं हम लोग। वेव नंबर, इसे हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। डिनोट कैसे करते हैं इसको? इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। फॉर्मूला क्या होगा इसका? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। इस वेव नंबर को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर हम कोई स्पेस मान लें 1 सेंटीमीटर, कोई डिस्टेंस मान लें 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी भी वेव्स प्रेजेंट हैं, जितना भी नंबर प्रेजेंट है वेव्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव नंबर। तो इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ waves present in
1 सेंटीमीटर is called wave number. Next is relation between c, nu and lambda. What is c? c is velocity of light. nu इसमें क्या है? nu is the frequency and lambda इसमें क्या है? wavelength. तो relation क्या है? nu is equal to c upon lambda. इस फॉर्मूले से हमें क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज दिस? अगर हम कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें जो सीरीज मिलती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो डिफाइन कैसे करें? व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड in the increasing order, in the increasing order of their wavelength or in the decreasing order of their frequency, then the series obtained is called electromagnetic spectrum. Is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कैसा है ये? सबसे पहले कॉस्मिक रेज लेस देन गामा रेज लेस देन एक्स रेज less than UV rays, less than visible, less than infrared, less than microwave, less than radio wave. ये कैसे अरेंज किया गया बेटे? दिस इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. कैसे अरेंज किया हमने? वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो जो हमें जो सीरीज मिली है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम लोग इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं जिससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन
नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखी, फिर वेव्स के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने वेव के कैरेक्टर्स देखे, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।